डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के पार्ट 2 के अध्याय 4 किसान, जमींदार और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मुगल शासक व्यवस्था, कृषि, जमींदार व्यवस्था, ग्रामीण दस्तनकार, पंचायत, मुखिया इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे और ग्रामीण स्तर पर उस समय कैसी स्थिति थी, उस समय किस तरीके का शासन था, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, कृषि इतिहास को समझने के लिए प्रमुख स्रोत और ग्रंथ किस दरबार की निगरानी में लिखे गए थे? राजपूत दरबार, मुगल दरबार, मराठा दरबार या ब्रिटिश दरबार? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और जानते हैं कृषि साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गांव में रहते थे। कृषि लोगों का एक मुख्य व्यवसाय था। किसान और जमींदार कृषि उत्पादन में लगे रहते थे। कृषि किसानों और जमींदारों के आम व्यवसाय ने उनके बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष तीनों का रिश्ता बनाया था। कृषि इतिहास को लिखने के लिए हमारे पास मुगल स्रोत व ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में रखे गए थे। कृषि समाज की मूल इकाई गांव है, जिसमें कई गुना काम करने वाले किसान रहते थे, जैसे मिट्टी को भरना, बीज बोना, फसल की कटाई करना आदि लोग मतलब अलग अलग तरीके का काम करते थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान में इतिहास के प्रमुख स्रोत उस समय की क्रॉनिकल और दस्तावेज हैं। फिर हम जानते हैं किसान और उनकी ज़मीन, उनकी कृषि और उनकी चीज़ों के बारे में। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोतों के किसानों के लिए आमतौर पर रैयत, जिसका बहुवचन रियाया है, या मुजारियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। साथ में हमें इसमें किसान या असामी शब्द भी मिलते हैं। 17वीं शताब्दी के दौरान 2 किस्म की किसानों की चर्चा होती है। खुद कास्ट, ये किसान होते हैं जो उन्हीं गाँव में रहते हैं जहाँ पर उनकी ज़मीन थी। दूसरे होते हैं पाही कास्ट, ये दूसरे किस्म के किसान होते हैं। यह खेतीहर होते हैं जो दूसरे गांवों में ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाहकास्ट बनते थे अगर उन्हें दूसरे गांव में अच्छे से अच्छा पैसा मिले, या कुछ लोगों की मजबूरियां होती थी, जैसे अकाल, भुखमरी आदि के कारण व आर्थिक परेशानी से लोग यहाँ आते थे। उच्च भारत के औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल या 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था। ज़्यादातर के पास इससे भी कम होता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत या निजी संपदा के सिद्धांत पर आधारित होती थी। किसान की जमीन उसी तरीके से खरीदी या बेची जाती थी जैसे दूसरी संपत्ति मालिकों की। कृषि उत्पादन में विविध और लचीले तरीके का एक नतीजा निकला था। यह आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों के अनुसार और उनकी गणना के अनुसार भुखमरी और महामारी के बावजूद यह आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई थी और 200 वर्षों में यह करीब 33% इसकी बढ़ोतरी होती रही थी। खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ जातियां इतनी नीच समझी जाती थी जिसके कारण वह मजबूर रहती थी और गरीबी के कारण सिर्फ मजदूरी करने के लिए घोषित की जाती थी। हम देखते हैं सिंचाई और तकनीकी के बारे में। बाबरनामा के अनुसार हिंदुस्तान में खेती के लायक बहुत कम ज़मीनें थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, लेकिन बहते हुए पानी का इंतज़ाम नहीं था। इसलिए फसल की उगाने और बागानों के लिए पानी की ज़रूरत नहीं थी। शरद ऋतुओं की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा की जाती थी और हैरानी की बात यह थी कि वसंत ऋतु की फसलें तब पैदा होती थी जब बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता था। लाहौर, दीपालपुर जो कि दोनों पाकिस्तान में, यहाँ पे लोग दूसरी जगहों पर रहट के जरिए सिंचाई करते थे। हम देखते हैं फसलों की भरमार के बारे में। साल भर में मतलब उस समय के भारत में, क्या हम आज भी देखेंगे यही स्थिति है कि यहाँ पे साल भर में हमारे यहाँ कम से कम 2 फसलें उगाई जाती हैं। जहाँ बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद होते हैं, वहाँ पर कहीं कहीं साल भर में 3 फसलें भी उगाई जाती हैं। पैदावार में विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए हमें आईने अकबरी बताती है कि दोनों मौसम मिला के मुगल प्रांत में आगरा में लगभग कम से कम 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 किस्मों की फसलों की पैदावार होती थी और बंगाल में सिर्फ 50 किस्म के चावल उगाए जाते थे। स्रोतों के से हमें अक्सर जीन से काम मिले, यानी कि सर्वोत्तम फसलें मिलती हैं। मध्य भारत और दक्षिण पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल
अपनी चीनी के लिए मशहूर था। उस समय के बंगाल में मतलब ये माइंड करने वाली बात है, यूपी, बिहार और उड़ीसा और इस समय बंगाल और बांग्लादेश ये सब आता था। ठीक है। तिलहन जैसे कि सरसों और दलहन की नकदी फसलें भी उगाई जाती थी। कपास और गन्ने की जैसी बेहतरीन फसलों के लिए जीन से काम लिया था। ये सर्वोत्तम फसलें थी। मुगल राज्यों में भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जाता था, क्योंकि इनसे जो राज्यों को कर ज़्यादा अच्छा मिलता था। 17वीं शताब्दी में हम यह देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची। जैसे कि मक्का भारत में पहुंचा और अफ्रीका और पाकिस्तान के रास्ते से आया था। उसके अलावा 17वीं शताब्दी तक इसकी गिनती भारत के मुख्य फसलों में से होने लगी थी। टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां भी नई दुनिया से लाई गई थी। अनानास, पपीता ऐसे फल भी यहाँ के नहीं थे, वो बाहर से आए थे। फिर हम देखते हैं पंचायत और मुखिया। गांवों की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। यह गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी जमीन के कुछ पुश्तैनी अधिकार भी होते थे। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां पंचायत में भी विविधता होती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती रहती थी। छोटे छोटे मोटे काम करने वाले या नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों की यहाँ पे कोई जगह नहीं होती थी और पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना ही पड़ता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे मुकदम या मंडल भी कहते थे। मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति पे होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तब तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा रहता था। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गांव की आमदनी का खर्चा, हिसाब किताब और अपनी निगरानी में काम करवाना ये मुखिया का मुख्य काम होता था और पंचायत का पटवारी इसकी मदद करता था। पंचायत का एक बहुत बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति के मतलब अपनी जाति के अंतर्गत ही काम करते रहे। फिर हम जानते हैं ग्रामीण दस्तकार के बारे में। गांवों में दस्तकार की काफ़ी अच्छी तादाद रहती थी। कहीं कहीं पे तो घरों के कुल 25% भाग दस्तकार होते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नई आदि यहाँ तक कि सुनार जैसे भी ग्रामीण दस्तकार अपनी सेवा गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से अपनी सेवा की अदायगी करते थे। आमतौर पे उन्हें एक फसल का हिस्सा दे दिया जाता था और गांव की एक जमीन का एक टुकड़ा जहां पे शायद कोई किसान खेती करने के लायक नहीं हो, वह उन्हें दे दी जाती थी। अदायगी की सूरत क्या होगी यह शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी कई जमीनें दस्तकारों का वतन बन गई हैं जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदलते रूप में भी पाई जाती है, जहाँ पे दस्तकार और हर एक खेतिहर परिवार आपस में बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पे राजी होता है। फिर हम जानते हैं ग्राम समुदाय में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में। अधिकतर मर्द खेत जोतते थे और महिलाएं बुनाई, निराई, गुड़ाई, कटाई आदि का कार्य करती थी। साथ साथ पकी हुई फसलों से दाना निकालने का काम भी करती थी। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी साफ करना, गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर ही निर्भर रहते थे। किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों का काम करती थी बल्कि घरों में भी जाती थी और बाजारों का भी काम करती थी। कई ग्रामीण समुदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा और विधवा दोनों के पुनर्विवाह को वैध माना गया है और महिलाओं को संपत्ति विरासत में पाने का भी अधिकार था उस समय। फिर हम देखते हैं जंगल और कबीले के बारे में। समसामयिक रचनाएं जंगलों में रहने वाले शब्दों के लिए जंगली शब्द का प्रयोग करती है, लेकिन जंगली शब्द का मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति सभ्यता नहीं है। यह शब्द इस अर्थ में आजकल ज़्यादा प्रचलित हो गया। मतलब आजकल लोग ऐसा मानने लगे कि जंगली लोग वो होते हैं जो सभ्य नहीं होते हैं, इस सभ्यता में नहीं रहते। उन दिनों में इस शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था। उदाहरण के तौर पे मीलों में वसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे किए जाते थे, गर्मियों में मछलियां पकड़ी जाती थी और मानसून के महीनों में खेती की जाती थी। जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था, यानी कि बदमाशों को शरण देने वाला। बाबर लिखते हैं कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके सीधे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो रहे थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। जंगल में कई बार बाहरी ताकतें भी घुसती थी राज्य की सेना के लिए हथियारों की ज़रूरतों के लिए, इसलिए जंगल वासियों से लेने वाली पेशकश में अधिकतर हाथी भी शामिल होते थे।
फिर हम जानते हैं जमींदार और उनकी शक्ति के बारे में। जमींदार वे होते थे जो अपने जमीन के मालिक होते थे, जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की मिली होती थी और ख़ासतौर से इन्हें सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं भी मिली होती थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे उनका एक प्रमुख कारण वहाँ की जाति थी। दूसरा कारण, वे राज्य को कुछ खास की सेवाएं देते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह उनकी विस्तृत जमीन, जिन्हें मिल्कियत यानी संपत्ति कहा जाता है, जो कि जमींदार के निजी प्रयोग में के लिए होती थी। अक्सर इन जमींदारों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर कार्य करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे और किसी के नाम पर भी कर सकते थे और गिरवी भी रखवा सकते थे। जमींदार की ताकत इस बात से नजर आती है कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल करते थे और इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। लेकिन सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया थे। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले, अपनी सारी सैनिक टुकड़ियां, इसके साथ साथ घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाही भी होते थे। आईने अकबरी के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों की मिलीजुली शक्ति इस प्रकार थी कि लगभग 3,84,558 घुड़सवार, इसके साथ साथ 4277,057 पैदल आदि लोग इनको प्राप्त थे। फिर हम जानते हैं भू राजस्व प्रणाली के। भू राजस्व प्रणाली में दो चरण थे, कर प्रणाली और वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच में वसूल की गई रकम होती थी। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने का कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालत की वजह से कभी कभी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। इस बात में जुटी हुई खेती और जोतने की जगह की नपाई की गई है। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आईने अकबरी में ऐसे कई आंकड़ों का संकलन किया है, जिसे बाद में बादशाहों ने जमीन की नपाई करने का भी प्रयास किया है। 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। अच्छा, हम और ये भी देखते हैं कि उस समय ना जमीन पाई जाती थी, कुछ तरीके की ज़मीनें होती थी, जैसे कि पोलज वह जमीन होती थी जिसमें हर फसल की सालाना खेती होती थी और इसे कभी खाली नहीं छोड़ते थे। परौती वह जमीन होती जिसमें कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके। चंचल वह जमीन होती थी जो लगभग 3-4 वर्ष तक खाली रहती थी। उसके अलावा बंजर वह जमीन होती थी जिसमें 5 वर्षों तक कोई खेती नहीं की गई हो। फिर हम देखते हैं अर्थव्यवस्था पर चांदी के प्रभाव के बारे में क्या स्थिति थी। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं से 17वीं शताब्दी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब रहा था। यह साम्राज्य उनमें से थे जैसे कि मिंग जो कि चीन में था, सवाफी ईरान में था, ऑटोमन तुर्की में था। उसी प्रकार मुगल भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य उस समय बना हुआ था। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछा रखा था। खोजी यात्रियों से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ साथ एशिया के खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ था। इस वजह से भारत में समुद्र पार व्यापार में एक भौगोलिक विविधता आई और दूसरी और नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया था। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया से भारी मात्रा में चांदी आती थी। इस चांदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में खिंच गया था। यह भारत के लिए एक अच्छा हिस्सा था क्योंकि चांदी यहाँ का प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। इसके एक ही तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार हुआ और सिक्के की ढलाई से इसमें अभूतपूर्व विस्तार हुआ था और दूसरी बार मुगलों को इसमें नगद स्थापित करने में भी एक बहुत बड़ा योगदान मिला था। मतलब एक तरीके से इसने पूरी तरीके से उस समय की अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया था। फिर हम जानते हैं आईने अकबरी के बारे में। आईने अकबरी सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक है। इसको सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जा सकता है। आईने अकबरी मुगल दरबारी अबुल फजल ने अकबर के दरबार में लिखा था। इसका उद्देश्य दरबार के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहाँ पर एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल से बना के रखता था। किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे लोगों का बारे में का ही नजरिया है। आईने अकबरी 5 पुस्तकों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहले की 3 पुस्तक अकबर के प्रशासन का वर्णन करती है और चौथी और 5वीं पुस्तक दफ्तरी जैसे लोगों की धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित है। इसमें अकबर के शुभ कथन का भी संकलन है। अपनी सीमाओं के बावजूद कुछ चीज़ों के बावजूद सारी तरीके से वह हर चीज़ में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद
आईने अकबरी उस अवधि का एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बना हुआ है। इसके अलावा 17वीं और 18वीं शताब्दियों के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज अन्य स्रोतों में शामिल हैं जो सरकार की आमदनी और ब्यौरा का विस्तृत जानकारी देती हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो पूर्वी भारत में मिलने वाले उस समय की कृषि संबंधी उपयोगियों का खाका पेश करते हैं। आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। कृषि इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत और ग्रंथ किस दरबार की निगरानी में लिखे गए थे? तो इसका उत्तर है मुगल दरबार। मुगल दरबार में ऐसे ग्रंथों का संकलन किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।